हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना नया लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी आपके पास सरफेस केमिस्ट्री का जो 7th लेक्चर है। और यहाँ जो डिस्कस करने वाले, क्योंकि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन चल रहा था, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास कोलाइडल प्रॉपर्टी के जो कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा आपके पास डाटा क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है जिसकी इनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे सारे प्रॉपर्टीज़ को। और लगभग इन प्रॉपर्टीज़ पे ना आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो क्या करना है, इसको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे जेआरबी से पढ़ो, चाहे प्रदीप से पढ़ो, जो भी आपके पास बुक हो आप उससे ज़रूर पढ़ना इसको, ठीक है। यानी कोई बात रह नहीं चाहिए, अगर रह गई तो फिर आपके पास परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं और इतिहास गवाह है कि इससे हर साल आपके पास क्वेश्चन उठते हैं। +2 वाले बच्चों के लिए जो आपके पास ड्रॉपर हैं या आपके पास जो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी +2 पास की है, उनके लिए बता देता हूँ कि आपके पास नीट का एग्ज़ाम की डेट जल्दी आ जाएगी, कल आ जाएगी। नियर बाई कह रहे हैं कि जुलाई में नीट के एग्ज़ाम होंगे और अगस्त में आपके पास जेई एडवांस के। अब देखते हैं कैसे रहता है, गवर्नमेंट क्या करती है। चलिए, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके पास किसके, कहता है कि हम लोग बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पे है, क्योंकि आपको पता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जनरली चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। अब चार्ज पार्टिकल कंटेन कर सकते हैं तो उसमें सेम चार्ज पार्टिकल मतलब आइदर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों पार्टिकल वहाँ पर कंटेन कर सकते हैं। जैसे कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया और उसके जैसे हमारे पास ब्लड ही है, ब्लड की अगर बात करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन करता है। अब हमें क्या पता उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसके जो पिगमेंट होंगे उसके थ्रू हमें पता लगेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन कर रहे हैं या नेगेटिव। तो वो डिसाइड करते हैं आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि भाई जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमने उसमें इलेक्ट्रिक अर्क दिया या इलेक्ट्रिसिटी उसके पास की, तो चार्ज पार्टिकल आपके पास मूव करेंगे इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मूव करेंगे तो क्या करते हैं, ये लोग जनरली एग्रीगेट नहीं होने देते आपके पास, क्या कहते हैं ना, कोएगुलेट नहीं होने देते इस पार्टिकल को, यानी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो सकते, हमेशा आपके पास एक जिगजैग मूवमेंट में रहेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ के आए। अब जब जिक्र करते हो सर आपके पास कोलाइडल प्रॉपर्टी के मेंशन क्या करती हैं, तो पहली बात तो आपको ये बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि अगर हम लोग बात करें कि कोलाइडल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है किसका, कहता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से मैं आपको क्वेश्चंस मेंशन भी कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि जो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक कर देते हैं तो उसके पार्टिकल कोलैप्स करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, नज़दीक आएंगे, दूर जाएंगे, नज़दीक आएंगे, दूर जाएंगे, तो पूरा सिस्टम आपके पास यही चलता रहेगा। तो वो क्या करते हैं, उस पार्टिकल को सेटल डाउन नहीं होने देते और ना एग्रीगेट होने देते, ना कोएगुलेट होने देते। दैट मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर आपके पास मेंशन किया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बात करते हो तो हमने यहाँ 2 पार्टिकल लिए हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है। ये जनरली पूछा जाएगा, तो कुछ एग्जांपल हैं, क्योंकि हमें तो देखिए आप ये, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगा देंगे कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव। बाकी अगर शकल देख के अगर बतानी हो कि सॉल्यूशन का हमने बस ले लिया और उसके थ्रू बताना हो कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आई डोंट नो किस तरह से हम लोग उसको टैली करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके पास क्या किया है कि हमारे पास जो भी मेटल पार्टिकल होंगे ना, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके पास क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। बस समझ में आ गई, मतलब इसमें सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। अगर आप बात करते हो सर मेटल सल्फाइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये भी लाइक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करेंगे। स्टार्च, गम, जेलेटाइन, क्ले, चारकोल, ये सारे के सारे आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। एसिडिक डाई, जिसके हम लोग किसका नाम देते हैं, कॉन्गो रेड का, ये भी आपके पास क्या जिस वो करेंगे, नेगेटिव चार्ज। जबकि पॉजिटिव की बात करोगे तो जितने मेटल हाइड्रोक्साइड आते हैं, कोई भी एक्सेट्रा है यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे आपके पास आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आपके पास बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आएंगे, उनका भी आप लोग किसमें कहते हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में। हाइड्रेटेड अगर आप मेटल की बात करते हो, जैसे आपके पास एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड है विद एक्स मोल ऑफ वाटर, या आपके पास आयरन फेरिक ऑक्साइड है,
विद आपके पास एडिशन ऑफ वाटर। तो ये सारे आपके पास क्या है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड भी आपके पास क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्साइड्स जनरली टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन हो गया आपके पास, जैसे मैं ब्लड की बात कर रहा था, तो आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पहली बात तो आपको ना ये एग्जांपल टैली करके रखने, दिमाग में फिट रखने कि जो भी ऑक्साइड है वो सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। जो भी हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। प्रोटीन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। अगर आपके पास बात करता है मेटल हाइड्रोक्साइड की या हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव का मतलब जैसे आपने उसमें इलेक्ट्रिक अर्थ दोगे तो उसका जो नेचर है ना वो आपके पास किसका रहेगा, एक तरह के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का रहेगा। कहने का मतलब ये है आपके पास। अगर नेगेटिव की बात करते हो तो नेगेटिव का मतलब आपके पास क्या है, मेटल्स पार्टिकल, हमें कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात करेंगे, मेटल सल्फाइड है, स्टार्च है, गम है, जेलेटिन है, चारकोल है, एसिडिक डाई है। तो ये इनका आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई पूछ ले कि जनरली चार्ज पार्टिकल आपके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा टैली करना है। अब कुछ हम सॉल्यूशन बनाते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सॉल्यूशन आपके पास कौन कौन से होंगे। चलिए देखते हैं, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि सर हम इसको जो पढ़ रहे हैं वो आपके पास ठीक भी है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हम लोग लेते हैं आपके पास सिल्वर आयोडाइड AgI, और मैं यहाँ पर इसको आयोडीन, आयोडीन हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा फ्रॉम किससे मिलेगा, KI से, KI सॉल्यूशन से, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना देगा, ये आपके पास इस तरह से बना देगा AgI यहाँ पर, ये आपके पास नेगेटिव, ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, याद रहेगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि सर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन दिखाना हो, तो जैसे मान लीजिए हम लोग फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं वाटर के साथ एक्सेस में, क्या ले रहे हैं, फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ एक्सेस में। जैसे ये आपके पास फेरिक क्लोराइड है Fe2O3, यहाँ वाटर कर दो एक्सेस में, एक्सेस में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ आपको इस तरह दिखाना है H2O x मोल, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से दिखाओगे Fe3 पॉजिटिव, राइट। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दिखा रहे हो, ये देखिए इससे पता लग रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये आपको बताएगा क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक लेयर को हम लोग बोलते हैं फिक्स लेयर, दूसरे को बोलते हैं मोबाइल लेयर। जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर, और जिसको हम लोग फिक्स रखेंगे उसको बोलेंगे आपके पास क्या है, फिक्स लेयर। यानी उसका अपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जो आगे चल के हमारे पास जीटा पोटेंशियल का काम करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग कोई भी सॉल्यूशन लेके चल रहे थे, हमने ये सॉल्यूशन लिया, वाटर को एक्सेस में कर दिया, तो ये जो पूरा सॉल्यूशन मिला, क्या मिला, तो मैंने आपको बताया था जितने मेटल हाइड्रोक्साइड है वो सारे क्या मिलेंगे आपके पास, पॉजिटिव सॉल्यूशन देंगे। बस समझ में आ गए। कॉपर सिल्वर गोल्ड, जैसे हमने यहाँ जिक्र किया था कॉपर सिल्वर गोल्ड का, जितने आपको ये मिलेंगे सारे क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन की। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक अर्थ प्रोवाइड कर रहे हो इन सॉल्यूशंस के अंदर, तो सारे के सारे नेगेटिव एक तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे। यानी आपके पास पार्टिकल जिसका जैसा नेचर है नेगेटिव पॉजिटिव वो उस तरह, तो वो क्या करते हैं, वो लोग स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। उस कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी हमेशा इन्हीं पे डिपेंड करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे। आगे चलते हो तो देखिए आगे आपके पास क्या दे रखा है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है कि हम लोग कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की अभी, इसको ही मैं अगर मेंशन करूँ तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ मेंशन करते हैं इसी को कि हमने सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन लिया था और उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर लेते हैं, तो दोनों का नेचर हमें नहीं पता कैसा था, तो हमने उसको फिक्स कर लिया। ये आपके पास AgI यहाँ AgI, ठीक है। यहाँ हम लोग डाल रहे हैं आपके पास किसके, आयोडीन को, फ्रॉम किससे, KI सॉल्यूशन से। ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये आयोडीन, बात समझ में आ गई। तो एक जो लेयर होगी हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड लेयर कहलाएगी, फिक्स्ड लेयर। और दूसरी ये होगी, ये कौन सी कहलाएगी, मोबाइल लेयर। बात समझ में आ गई। जैसे हमने आपके पास कोई सॉल्यूशन लिया, हमारे पास सॉल्यूशन ये था किसका, ये हमने किससे लिया था, फ्रॉम सिल्वर आयोडाइड। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होगा, ये वाला जो सिस्टम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन को। अब इसमें बताना है आपके पास, ये तो फिक्स लेयर है क्योंकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं KI से। मैं आपके पास आगे चल के यहाँ से हमने सॉल्यूशन किससे लिया है, पोटेशियम आयोडाइड से, तो इसमें हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो एक लेयर हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड, और एक क्या होगी, मोबाइल यानी डिफ्यूज लेयर। तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन किसके बीच में, कहता है फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर, फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपके पास, जीटा पोटेंशियल कहलाएगा। एक नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। जैसे हमने जिक्र किया किसका, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है और जीटा पोटेंशियल क्या होता है। तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल का मतलब क्या है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास किस तरह से, तो हमने कहा ना कि या तो आपके पास नेगेटिव, तो हमें पता लग गया भाई सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड तो क्या देते हैं आपके पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारे पास आइडिया हो जाता है कि भाई आपके पास ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या कहलाएगा, जीटा पोटेंशियल है। याद रहेगा। तो एक नंबर में पूछा जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा और जीटा पोटेंशियल क्या होता है। तो सीधा अब ये हमारे पेपर में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। हमने कोलाइडल सोल्यूशन लिया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया लाइक पोटेशियम आयोडाइड, तो एक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया जिसका नाम था नेगेटिव चार्ज पर सॉल्यूशन, ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन था। इसके अंदर एक लेयर थी फिक्स लेयर, दूसरी थी मोबाइल लेयर। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या नाम देंगे, जीटा पोटेंशियल, या नाम देंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल का। याद रह जाएगा। तो ये एक एक नंबर की चीज है जो हमसे पूछी जाने वाली है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है, आपके पास क्या कहेंगे उसको कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप लोग इस चीज को ना कैसे भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे दिखाते हो। अगर मान लीजिए आपने और कोई सोल्यूशन ले लिया हो, जैसे हमने यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया था कि हम लोग यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेते हैं, तो आपने इस तरह से दिखाया था कि भाई आपके पास Fe2O3 होगा, Fe2O3 Fe2O3, और यहाँ आप लोग कह रहे थे वाटर होगा, x मोल ऑफ वाटर। फिर यहाँ पर अगर सॉल्यूशन दिखाते हो, जैसे आयरन 3 पॉजिटिव दिखा दिया, तो आपको पता लग गया ये पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ जो वाटर वाला होगा ये आपके पास फिक्स लेयर का काम करेगा, इधर जो आपके पास ये होगा ये मोबाइल लेयर का काम करेगा। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, आपके पास जीटा पोटेंशियल। तो जरूरी नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर या पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर का, वो क्या कहलाएगा, जीटा पोटेंशियल। तो एक नंबर में हमारे बहुत आता है व्हाट इज जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको बता सको कि सर मेरे पास इसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, ये फिक्स लेयर थी, ये मोबाइल लेयर थे। तो उससे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, यानी आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, जो हमने अभी ये ले ना फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर, इसको हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। कहीं पूछ ले आपसे कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज आपके पास डबल लेयर, कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर आपके पास क्या होती है, तो इसी को बोलते हैं जो आप लोग AgI और इनका जो दिखा रहे थे नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में, सॉरी इस फॉर्म में कि भाई आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस था तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपके पास हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर आपको पता होना चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर किसको बात कर रहे हैं, वही फिक्स लेयर और आपके पास किसको, डिफ्यूज लेयर को। आगे चलो, आगे आपके पास एक कंसेप्ट आता है सर ये इलेक्ट्रो फोर्सेस क्या होते हैं और कैटा फोर्सेस क्या होते हैं। तो देखो बच्चों इसको ना डायग्राम से आप लोग समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, जिसके अंदर एक यू शेप ट्यूब लेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास चार्ज प्लेट लगी होगी, यहाँ कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होगा इस तरह से। यह आप दिखाना चाहते हो तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। जैसे आप ऐसे दिखाओ कि सर ये तो आपके पास एक यू शेप ट्यूब होगी, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास चार्ज पार्टिकल होंगे, यहाँ प्लेट लगा दो, एक ही लगा दिया, एक कैथोड एक एनोड का काम करेगा, यहाँ आपके पास चार्ज पार्टिकल होगा, कोलाइडल चार्ज पार्टिकल यानी कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक अर्क दिया, क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक अर्क दिया, ये आपके पास कोलाइडल पर ये चार्ज साइड पार्टिकल, इसको कनेक्ट कर सकते हो वोल्टमीटर और एमीटर से, बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास आता है। तो ये फंक्शन कहता क्या है, ये फंक्शन ऐसे कहता है कि भाई आप मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वो हमेशा डिपेंड करेगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, इसको मैं इस तरह से रख देता हूँ, और ये रेड वाले आपके पास कोलाइडल पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो कहता है कि किस पे डिपेंड करते हैं हमेशा, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है चार्ज पार्टिकल की, वो किस पे डिपेंड करेगी, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे पार्टिकल एक जगह आ जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। बस समझ में आ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रो फोर्सेज या कैटा फोर्सेज। क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रो फोर्सेज या कैटा फोर्सेज। तो आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा कैटा फोर्सेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रो फोर्सेज क्या होते हैं। तो आप कहोगे सर एक ऐसा प्रोसेस जहाँ कोलाइडल पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ आपने देखा कि आपके पास एक कोलाइडल सोल्यूशन था, रेड कलर से मैंने पार्टिकल्स दिखा रखे हैं, कोलाइडल पार्टिकल। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पार्टिकल एक साइड आपके पास मूव कर गए। तो किस पे डिपेंड किया, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो दैट इज इलेक्ट्रो फोर्सेज, या नाम देंगे इसको किसका, कैटा फोर्सेज। क्या आप इसको कैटा फोर्सेज बोल सकते हो, या किसका नाम दे सकते हैं इसको, इलेक्ट्रो फोर्सेज का। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास मिलेगा कि आपके पास इनिशियली आपके पास बिफोर दैट इलेक्ट्रो फोर्सेज और आफ्टर द इलेक्ट्रो फोर्सेज। तो हम लोग बता सकते हैं कि आपके पास कौन से चार्ज पार्टिकल होंगे। मान लीजिए इसको आप पॉजिटिव कह रहे हो, इसको नेगेटिव कह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके हिसाब से आप लोग बता सकते हो। तो हमारे सिर्फ एक नंबर में आएगा ये जनरली, या 2 नंबर में आता है। पूछता है भाई कैटा फोर्सेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रो फोर्सेज क्या होते हैं। तो आप कैसे बताओगे उसको, आप पहले डायग्राम बनाओगे। हाँ डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। और डायग्राम बना के आपके पास इसी तरह से नोट, देखिए बच्चे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ना जितना आप डायग्राम बना के चलोगे उतना बेटर रहेगा। जहाँ डायग्राम पूछा हुआ है वहाँ आपको अगर डायग्राम बना देते हो तो ये मान के चलिए अगर आपके लैंग्वेज में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो वो डायग्राम पूरा कर देती है। हमको सिर्फ ये बताना है कि इन दिस प्रोसेस क्या द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन किस पे, कहता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कैटा फोर्सेज, या आप नाम दोगे किसका, इलेक्ट्रो फोर्सेज के। ये दोनों बच्चों एक ही बात है, कैटा फोर्सेज के नाम से है चाहे इलेक्ट्रो फोर्सेज के नाम से है। ये हमारे सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उसको टैली कर सकते हो किसी तरह से भी। तो आपको लिखना भी ऐसे ही है, डायग्राम बना के नीचे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोलाइडल सॉल्यूशन या चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोलाइडल पार्टिकल। तो आप वहां बता सकते हो कि सर ये चीजें हमने यहाँ से पढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट हमने क्या लिया, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखिए नाम से पता लग रहा है ऑस्मोसिस में क्या था, आपके पास जो चार्ज पार्टिकल थे, या सॉरी हमारे पास जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात हो रही थी, तो वो मूवमेंट था किसके थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर आपके पास द मॉलिक्यूल्स इज डिस्पर्सन मीडियम एंड अलाउड टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई आपके पास जो हम लोग इलेक्ट्रो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास पार्टिकल्स है जो मूव करेंगे थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें आप लोग क्या अप्लाई कर दोगे, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उस ऑस्मोसिस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, तो आपको क्या नाम देंगे उसको, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का। बस समझ में आ गई। तो जर्नल है, इसमें आपके पास कोई मतलब क्या ना आपके पास रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा आप लोग ऑस्मोसिस पढ़ के आ रहे थे कि भाई आपके पास लोअर टू हायर मीडियम हम लोग जा रहे थे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा जो आपके पास क्या करेगा, इन पार्टिकल्स को स्पीड अप करने के लिए आपके पास हेल्प करेगा। तो दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं आपके पास जो पूछी जाएगी। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफोर्सिस, कैटा फोर्सिस, जीटा पोटेंशियल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी बहुत पूछा जाता है। डायग्राम आपके पास बना सकते हो, डायग्राम बना के भी आप इसका यूज कर सकते हो। जनरल बताना हो तो सिर्फ ये बताना द मॉलिक्यूल्स डिस्पर्सन मीडियम एंड अलाउड टू अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यानी आपके पास जो भी हम लोग एक मूवमेंट लेते हैं कि भाई आपके पास पार्टिकल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जब मूव करेगा तो आप लोग वहां बता देते हो, पर यहाँ पर सिर्फ किसका जिक्र होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं बताना आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास अगर नेक्स्ट लेते हैं तो नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। इसमें हमारे पास 100% चीजें आती है, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, प्रेसिपिटेशन। ये तीनों ऑब्लिक करके दे रखे हैं आपके पास। जर्नल आपके पास एक ही बात आती है कि भाई फ्लोकुलेशन क्या होते हैं, कोएगुलेशन क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसके बारे में बताते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपके पास कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन की बात करता हो तो हमारे को पता है कि प्रोसेस है जहाँ पर आपके पास, अगर मैं बात करूँ प्रेसिपिटेशन की, किसकी बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन की, कि प्रेसिपिटेशन की बात होगी तो आप बताओगे सर एग्रीगेशन है कोलाइडल पार्टिकल का, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल है वो इकट्ठे होके एक बड़े साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। आपने कभी चाय देखी है, हम लोग चाय पीते हैं जनरल, तो जब चाय पीते हैं जब हम लोग लास्ट में उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट छोड़ देते हैं, कभी देखा हो आपने, तो कुछ देरी बाद वो आपके पास आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट बाद आप देखोगे तो वो चाय ना नीचे जम जाती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। यानी वो सारे कोलाइडल पार्टिकल इकट्ठा होकर किसमें बदल गए, एक बिग साइज पार्टिकल में चेंज हो गए, दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन, आप किसी भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जब आप लोग पनीर का इस्तेमाल करते हो, दूध हम लोग जब फाड़ते हैं तो दूध फाड़ते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, स्मॉल साइज पार्टिकल बिग साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट, पीपीटी, लैब में भी खूब सुना है पीपीटी, पीपीटी इन द सेंस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, पेप्टाइजिंग एजेंट, आप कह सकते हो, यहाँ पर एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोकुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास एक वर्ड आएगा पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या होता है सर, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोलाइट का आप ऐड कर रहे हो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, किसको, कोएगुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं आपके पास पेप्टाइजिंग वैल्यू या पेप्टाइजेशन, या आपके पास कोएगुलेशन वैल्यू। क्या नाम दे रहा हूं मैं, कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन, एक पूछेगा कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, एक पूछा आपसे पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो पेप्टाइजेशन तो आपने बता दिया कि एग्रीगेशन है किसका, कोलाइडल पार्टिकल का। इन आपके पास किसी भी सॉल्यूशन की अगर बात करें, अगर हम लोग उन सॉल्यूशन की बात करें तो एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल to create the big size particle in colloidal solution are called peptidation। तो ये किसी तरह से हुआ भी तो होगा भाई, दूध जो है वो पनीर में जब चेंज होता है तो किसके थ्रू चेंज होता है, अरारोट डालोगे, सोडा डालोगे, नींबू डालोगे, तो हम लोग वहाँ एक सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है, उस स्मॉल साइज पार्टिकल को एग्रीगेट करना स्टार्ट करता है, एग्रीगेट करना स्टार्ट, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो उसको एग्रीगेट करता है। जब इकट्ठा करता है तो आपके पास क्या मिलता है, पनीर। क्या पनीर दूध में ऐसे मिलता है, इतने भी साइज का मिलता ना, वो एग्रीगेशन है वहां पे। तो उसमें जो अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू या पेप्टाइजेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू। तो ये छोटे छोटे वर्ड है, आपसे बहुत पूछे जाएंगे, प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या होती है, कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है। तो जितना अमाउंट आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड in 1 liter of colloidal solution, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कोएगुलेशन वैल्यू कहलाएगी। जितनी ज्यादा आपके पास, ध्यान रखना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जितनी ज्यादा आपके पास, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे क्या, हार्डले एंड सूजर रूल का। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भाई आपके पास प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या है। भाई कोएगुलेशन वैल्यू आपके पास जितनी कम होगी, कि स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू एंड ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलर द कोएगुलेटिंग वैल्यू एंड ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग पावर, बात समझ में आ गई। जितनी कम आपके पास कोएगुलेशन वैल्यू होगी, कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस कोएगुलेशन वैल्यू को हम लोग ना चार्ज ऑफ आयंस के थ्रू भी बता सकते हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन, प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन एक ही बात है। कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हो इन 1 लीटर सॉल्यूशन में, उस वैल्यू को हम लोग कोएगुलेशन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तीसरी बात, जितनी ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगी, कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही कम होगी। जितनी कम कोएगुलेशन वैल्यू होगी, कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास, याद रहेगा। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रख के चलने हैं कि हाँ ये ऐसी चीजें मैंने कहीं पढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा ना माइंड अप होता है कि भाई हाँ ऐसी चीज हमने कहीं पढ़ी हुई है, तो बुक में आपको दिखेगी है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा एक आता है हार्डे एंड सूजर रूल। तो इसको ये जर्मन साइंटिस्ट था जिसने आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दी थी, कुछ उसके बारे में बताया था। तो देखिए उसने क्या कहा था उसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसने 2 स्टेटमेंट दी थी। अगर हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं तो 2 स्टेटमेंट के अंदर अगर आप बात करते हो तो यहाँ लिख सकते हो कि भाई जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, जो कोएगुलेटिंग आयन हम लोग बता रहे हैं, फ्लोकुलेटिंग आयन की बात कर रहे हो, उसके ऊपर बात की थी ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेशन एंड ग्रेटर इट्स
क्या कहता है, पावर टू अबाउट कोएगुलेटिंग, यानी जितनी ज़्यादा आपके पास क्या होगा कि इनमें जो कहते हैं ना चार्ज ऑफ आयन जितना ज़्यादा होगा, कोएगुलेटिंग पावर उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा था, किसमें, इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर बात करते हैं, हार्डे एंड सर्जरवॉल। ठीक है, तो इनके दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली स्टेटमेंट तो इन्होंने कहा कि भाई आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, जो भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप बता सकते हो। इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लेके चल सकते हैं कि द इफेक्टिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन आर दोज ऑफ कैरी चार्ज द पॉजिटिव एंड दैट द कोलाइडल पार्टिकल, दिस आयन आर कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयन, या हम लोग उसको बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन। यानी जो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो यहाँ पे, इसके थ्रू जो आयन क्रिएट हो रहे हैं, जो उनको कोएगुलेट कर रहे हैं, जो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होते हैं कि जितने ज्यादा वो आपके पास आयन होंगे तो कोएगुलेटिंग पावर जनरली उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने ये कह दिया कि अगर आप साइज ऑफ आयन यानी चार्ज ऑफ आयन आपके पास जितना कम होगा, साइज जिसका हम लोग बात करते हैं साइज की, यानी जितना ज्यादा आपके पास, जैसे मैंने कह दिया अभी हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन है AS3, ये हमने दे दिया। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलता है, तो हमारे पास ये मिलता है कि जैसे आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, या आप लेते हो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, या लेते हो आपके पास सोडियम पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में जितना ज्यादा चार्ज ऑफ आयन होगा आपके पास, उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कि नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है आर्सेनिक सल्फाइड का, और हम लोग कहते हैं कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन। तो आपको इतना याद रखना है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पे, आपके पास आयंस पे, जितना ज्यादा चार्ज यानी साइज जितना कम, तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। किसमें, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखना कि साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो काफी क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड क्वेश्चन सॉल्यूशन है तो उसको अरेंज कीजिए किसमें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू कोएगुलेटिंग पावर। तो थोड़ा सा आप ये याद रखोगे। तो हमने यहाँ जिक्र कर दिया है कि आपके पास कोएगुलेशन वैल्यू जो हमारी बात कर रहे हैं, या अगर इसको चेंज करते हैं क्या कि सर इसको छोड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि भाई इन दोनों की स्टेटमेंट के थ्रू अगर लेते हैं, तो एक तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन होगा जो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन दे रहा है, एक आपके पास मिलेगा पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कि भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है आपके पास, ये रहा पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें आपके पास मिलेगा FeCN 6 टाइम्स, यहाँ 4 नेगेटिव, फिर आपके पास मिलेगा यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव, फिर आपके पास मिलेगा यहाँ पर क्या, जैसे इन्होंने दे रखा है सल्फेट और क्लोराइड आयन। तो ये जो स्टेटमेंट है जो हमसे बहुत पूछी जाती है, जो आपको याद रखनी है कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन ले रहे हो और चार्ज ऑफ आयन हमेशा डिपेंड्स करेगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर्स के, तो जितना ज्यादा चार्ज ऑफ आयन होगा, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव, यहाँ सॉल्यूशन ही नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव की बात की है, यहाँ सॉल्यूशन ही पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव की बात की है। तो इनको अरेंज करना आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप इनको अरेंज कर सकते हो। तो पहली बात, स्टेटमेंट में आपके पास हार्डले एंड सुजल रूल, ये आपके पास हार्डले एंड सुजल रूल का स्टेटमेंट क्रिएट करता है। दोनों स्टेटमेंट आपके पास इसी को रिप्रेजेंट करती है। तो पहली स्टेटमेंट ने क्या कहा, तो पहली स्टेटमेंट ने आपने बता दिया कि सर आपके पास इफेक्टिव आयन जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के एंड ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेटिंग। तो जितना ज्यादा आपके पास जनरली इन्होंने कोएगुलेटिंग कर दिया आयंस के थ्रू, और जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी होगी कोएगुलेटिंग एंड फ्लोकुलेटिंग आयन, एंड ग्रेटर इट्स द पावर ऑफ कोएगुलेशन। जितनी ज्यादा इस पे आयन पे क्या होगी, क्या जितना ज्यादा इसका चार्ज होगा या जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी आयंस की, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी या कोएगुलेटिंग पावर होगी। तो ये दोनों बात किसने कही थी, इस शख्स ने कही थी, जर्मन साइंटिस्ट था जिसने इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू ये बातें कही थी। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। पहली स्टेटमेंट, दोनों की स्टेटमेंट लिखोगे, नीचे ये एग्जांपल लिखोगे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के लिए भी और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए भी, दोनों के लिए आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, देखो क्या, ये इसको ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना। आपके पास नोट्स में भी गिवन है, किताब में भी गिवन है, सब जगह से आप लोग लेके चल सकते हो। और बहुत सारे कंसेप्ट इसके बारे में दे रखे हैं कि भाई जैसे AlCl3 की बात करें तो ये 560 टाइम आपके पास मोर कोएगुलेटिंग पावर देन किसके, NaCl। कि भाई AlCl3 है, इसकी जनरली पूछ ले तो ये करीब 559 टाइम्स मोर है, 9 टाइम्स मोर कोएगुलेटिंग
पावर होगी इसकी, किससे कहता है देन NaCl। तो ये बातें हम लोग याद रख सकते हैं, आप लोग निकाल भी सकते हो, इसके लिए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको फार्मूला यूज करना हो तो फार्मूला यूज कर सकते हो। तो कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 एंड कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl, कुछ नहीं करना आपके पास, आपको डिवाइड करना है कि कोएगुलेटिंग पावर कोएगुलेटिंग, इसके फार्मूला बनेगा कोएगुलेटिंग पावर ऑफ किसका, तो आप लोग ले सकते हो किसके, तो आपसे कहेगा AlCl3 और कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। तो इनकी वैल्यू होगी, वैल्यू आपके पास गिवन होगी, तो वैल्यू से आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है आपके पास 52, ये टेबल मिलेगा आपको, टेबल में से आप देख के इसको टैली कर सकते हो, ठीक है। और ये मिलेगा आपके पास 0.093, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5/9 टाइम्स, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको आपको ऊपर रखना है और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको नीचे रखना है। तो ये आपके पास बता देगी कि ये इससे कितना टाइम कोएगुलेटिंग पावर शो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हो, कोई मान लो कोई पूछ ले, वैसे जनरली आते नहीं है, ये MCQs वगैरह में आते हैं, फिर भी कोई पूछ ले कि भाई कौन ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर शो करेगा, तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। टेबल आपको बुक में मिल जाएगी, मैंने भी बुक से देखा है, तो टेबल आपको बुक में मिल जाएगी और बुक से आप टैली कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप अगर आगे चलते हो तो इसमें जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। तो आपके पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है गोल्ड नंबर का, कि गोल्ड नंबर आपके पास क्या होते हैं। इसके भी अगर आपके पास कुछ पॉइंट है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन को, कि हम लोग किस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो वहाँ पे। एक आपके पास मिलेगा ना गोल्ड नंबर क्या होता है, तो गोल्ड नंबर दिया था जनरली जिग्मोंडी ने कि भाई आपके पास प्रोटेक्टिव कोलाइड है, तो हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास ये मान लीजिए, तो ये है लायोफोबिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके सराउंडिंग जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, लायोफिलिक, क्या बोल रहा हूँ, लायोफिलिक, ठीक है। तो आपसे कहा गया अभी गोल्ड नंबर क्या होता है, तो देखिए गोल्ड नंबर की जब डेफिनेशन बताई जाएगी तो इन्होंने कहा गया प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में क्या आपके पास, प्रोटेक्टिव कोलाइड ये हो गया लायोफिलिक, दिख रहा है, प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफिलिक, एंड जो आपके पास किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इनका जो परसेंटेज रेशो है कि अगर मैं इसमें आपके पास 1 ग्राम या आपके पास 1 ग्राम NaCl 10 ml के अंदर रैपिडली ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरह के आपके प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास गोल्ड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हालांकि आपके पास आज तक का इतिहास है कि गोल्ड नंबर पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना CBSE में आया ना वैसे आया, बट फिर भी हम लोग हर साल गोल्ड नंबर करा के चलते हैं कि मान लो कोई पूछ ले। कॉम्पिटेटिव में तो देखो आता ही है क्योंकि वहाँ कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ के लिए हम लोग सिर्फ इतना याद रखते हैं, अगर डेफिनेशन करते हो तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन में, सर आपके पास एक प्रोटेक्टिव कोलाइड है, द मिनिमम मास ऑफ मिलीग्राम एंड मस्ट बी एडेड 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल, कि भाई मिनिमम मास ऑफ क्या लेंगे, एक आपके पास सॉल्यूशन का लेंगे जो आपके पास 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल के अंदर रैपिडली ऐड कर रहे हो। जैसे NaCl आपके पास 1% NaCl ले लेंगे, उसको रैपिडली ऐड करेंगे 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल के अंदर, तो क्या होगा, वो इस तरह से प्रोटेक्टिव कोलाइड बना देगा जो एक लायोफिलिक होगा एंड लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इस रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास गोल्ड नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्ड नंबर आपके पास क्या दे रखे हैं, सबके अलग अलग दे रखे होंगे, किसी किसी अलग है, किसी के कुछ है। तो वहां पर आपके पास बता रखा है गोल्ड नंबर के बारे में कि सर आपके पास अगर हम लोग रेड गोल्ड सोल की बात करते हैं तो सो दैट नो कोएगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल एंड टेक प्लेस व्हेन द 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड इज रैपिडली ऐड। तो जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, इनके सब के आपके पास रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखना। गोल्ड नंबर किसके कहता है, इंक्लूडिंग द अबाव, आपके पास रेसिप्रोकल भी लेंगे जनरली। जैसे हम लोग पूछेगा आपके पास किसी का गोल्ड नंबर पूछ ले कि भाई आपके पास जेलेटिन का गोल्ड नंबर क्या होता है, तो इसका आपके पास मिलेगा 200 से 100 के बीच में। तो ये जनरल है कि आपके पास जेलेटिन है, तो एक टेबल बना के दे रखी है आपके पास बुक में कि भाई आपके पास किस किस का गोल्ड नंबर कितना होता है। गोल्ड नंबर अगर आप लोग रिप्रेजेंट करते हो तो हम लोग गोल्ड नंबर को किस तरह से शो कर सकते हैं। तो वो फ्रैक्शन में दे रखा होगा, ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा आपके पास जेलेटिन का दे रखा होगा, फिर हीमोग्लोबिन का दे रखा होगा, गम अरेबिक का, आपके पास पोटैटो स्टार्च का, इनका सबका आपके पास वहाँ गिवन होगा, स्टार्च का, ठीक है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो ऐसे दे रखा होगा
5 से 0.001 तक, वैसे दे रखा होगा, इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। और अगर ऐसे दे रखा होगा 25 से 20 तक, जैसे पोटैटो स्टार्च का दे रखा है 25 से 20 तक, तो ये एक रेशियो है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्शन में हमेशा रेसिप्रोकल होगा, जर्नल आपको पता ही है कि भी आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आपको बताया कि भाई अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो जितनी ज़्यादा कम वैल्यू गोल्ड नंबर उसका उतना ज़्यादा, और जर्नल पूछ रखा है तो जर्नल आप बता ही सकते हो। बस समझ में आ गई। तो आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल में आपको दिखा सकता हूँ बुक में कि यहाँ पर आपके पास टेबल दे रखी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो जेलेटिन आपके पास दे रखा है कितना कि 0.005 से लेकर 0.01 तक दे रखा है, 0.1 से फिर 0.2, एक टेबल बना रखी है। उस टेबल को हम लोग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बार टेबल, ताकि आपको भी याद रह जाए कि हम लोग गोल्ड नंबर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो किताब में दे रखी है, आप लोग चाहे तो यूज़ कर लेना, बाकी मुझे नहीं ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई यूज़ होने वाली चीज़ है। तो ये आपके पास लास्ट टॉपिक था गोल्ड नंबर का, जिसको आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि गोल्ड नंबर है, ग्रामर अरेबिक है। तो ये आपको दिया हुआ भी है कि किसका गोल्ड नंबर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हालांकि न्यूमेरिकल वे यूज़ होते नहीं, सिर्फ आपको इसमें डेफिनेशन करना है कि गोल्ड नंबर है क्या, कि लायोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, किसका लायोफोबिक का। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रैपिडली ऐड करते हैं 1% NaCl सॉल्यूशन किसमें, एंड 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल के अंदर। तो वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड क्रिएट कर देगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो जिगमॉन्डी ने दिया था इसको 1901 के अंदर। और इसके बारे में आपके पास क्या है कि जैसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई अगर ध्यान रखना रेशो जो फ्रैक्शन में दे रखा हो, पॉइंटों में दे रखा हो, तो ध्यान रखना आपके पास गोल्ड नंबर मैक्सिमम होगा। और वैसे इन जनरल दे रखा है तो जितना ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ा के दे रखी है गोल्ड नंबर उतना कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसकी, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसमें जितने भी मेन पॉइंट्स आए थे हमने सारे डिस्कस किए। फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके पास क्वेरी हो तो मेरे को प्लीज़ वहाँ बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर अपन कल मिलेंगे आपके पास इमल्शन या कैटलिस्ट के साथ, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर है आपके पास, छोटा सा लेक्चर है, और इसको कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, आपके पास PDF मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।